अस्सलामुअलैकुम। सर्च न्यूज़ के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास। आप जान चुके हैं बुलेटिन में हमारा साथ देंगे एहतशाम मिर्ज़ा। तफसीली खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी मफादात सब पर मुकद्दम बड़ों की आज फिर बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। आपको बताएं कि कौमी मफादात सब पर मुकद्दम बड़ों की आज फिर बैठक होने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। आपको बता रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी इजलास आज होने जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि जुम्मे वाले दिन ये इजलास हुआ, जिसके अंदर कुछ तजावीज़ दी गई। माशी सूरत हाल के हवाले से वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की जानिब से शुरा को ब्रीफ किया गया और दहशतगर्दी की लहर मुल्क में जो बढ़ती हुई है, इसके हवाले से भी इसके इंसदाद के लिए इक़दाम क्या किए जाएँ, किन किन फैसलों के ऊपर इक़दाम होने हैं। आज वो फ़ैसले जो हैं वो आज इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज वो इम्कान और वो जो फ़ैसले हैं वो होने जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का दूसरा इजलास आज हो रहा है और जुमे को होने वाले इजलास में ज़ेर गौर आने वाली तजावीज़ पर अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। मज़ीद अहम तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ओन शिराजी से। ओन, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज हो रहा है और ये इजलास जो जुमे के रोज़ इजलास हुआ था उसी का दूसरा सेशन है, यानी उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है। इस इजलास की बात करें तो इसकी सरबराही जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। तीनों जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं वो इस इजलास का हिस्सा हैं और उसके साथ साथ जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटियाँ हैं वो भी मौजूद होंगे इस इजलास में। उसके अलावा अगर बात करें कि हुकूमती वज़रा की, तो वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात व नशरियात और वज़ीर दिफ़ा इस इजलास का हिस्सा होंगे। जो जुम्मे को रोज़ इजलास हुआ था उसमें भी ये तमाम शख्सियात मौजूद थी। अब किन मामलात पे इज़हार ख़्याल किया जा रहा है या बहस मुबहसा है, वो है दो मामलात जो अहम है, जिन पे ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम जो है अस्करी और सिविल क़यादत का, वो सर जोड़े बैठा हुआ है। अफ़गानिस्तान बॉर्डर और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे बातचीत की गई थी। किस अंदाज में इसे टैकल किया जाएगा, क्या नई पॉलिसी बनाई जाएगी, ये तमाम बातें जो हैं वो ज़ेर गौर है। उसके साथ साथ मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, जो स्टेक होल्डर्स हैं मुख्तलिफ, उनके हवाले से गुफ्तगू की जाएगी और इसमें यह तय किया जाएगा कि किस तरह मुल्क को माशी इस्तेहकाम बख्शा जाएगा। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि इस इजलास में सबसे अहम जो मामला है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कार्रवाइयों का है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नए सिरे से जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू करने की भी मंजूरी दी जा सकती है। तो इंतहाई अहम इजलास है और पाकिस्तान की पॉलिसी में काफ़ी हद तक शिफ्ट इस इजलास के बाद हो ठीक, सकता है। बहुत शुक्रिया ऑन तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से लाहौर में वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मशावरती बैठक को कौमी सलामती कौंसिल के इजलास के बायस मौखर कर दिया गया। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। आपको आगाह करते चले, मुल्क में जारी माशी और सियासी बहरान की वजह से जो हालात दिगरगू हैं उनको दुरुस्त करने के लिए और डगर पर लाने के लिए इस वक्त कौमी सलामती कमेटी के इजलास का दूसरा राउंड आज हो रहा है। इससे कबल ये इजलास हुआ और इसमें बहुत बड़े फैसले हुए, लेकिन आज 2 जनवरी तक इसे जारी रहना था। आज फिर उन पर अमल दरामद के हवाले से बात हो रही है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी जो कौमी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए बड़ी मीटिंग्स को मौखर कर दिया गया है। आपको बताएं कि कौमी मफादात सब पर मुकद्दम बड़ों की आज फिर बड़ी बैठक लगने जा रही है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास इससे पहले जुमे को हुआ और आज दूसरा राउंड होने जा रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ फर्स्ट टीवी मोहसिन रज़ा साहब। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मोहसिन साहब, कहिएगा, जो जुमे को इजलास हुआ, तजवीज़ दी गई माशी सूरत हाल के हवाले से भी और दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से भी, आज एक फैसला कुन जो है हमारी चीज़ें सामने आने की इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि 40 साल तक जो पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी अफगान आवाम के लिए, अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए, उनके बाद भी पाकिस्तान जो है मुश्किलात का शिकार है। और आज ये पाकिस्तान को अहम फैसले करने हैं कि दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं वह पाकिस्तान में है या पाकिस्तान के बाहर, उनमें घुसकर उनको मारना है और उसके लिए मुल्क की सलामती के सबसे बड़े इदारे जो है वो अहम
अहम फैसले करेंगे और अहम ब्रीफिंग देंगे। और तो है कि पाकिस्तान की न सिर्फ दफाई पॉलिसी बल्कि खारजा पॉलिसी में भी अहम तब्दीलियाँ लाई जाएंगी। और इस हवाले से आज का इजलास खासी अहमियत का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है, इसके डरे जो है पाकिस्तान से बाहर मिलते हैं। और इस बारे में पाकिस्तान के इदारे जो है वो सोच समझ कर और मौजूदा सूरत हाल में मुनासिब फैसला करेंगे। और आर्मी चीफ ने भी पहले वाज़ेह किया था कि दहशतगर्दों के ठिकानों में घुसकर उनको तबाह किया जाएगा। सही। मोहसिन साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि दहशतगर्दी की लहर के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, जो माशी सूरत हाल है इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो अफ़गानिस्तान से जो मुल्हिका इलाके हैं, सरहदी इलाके, वहाँ से आटे की बड़ी तादाद में स्मगल हो जाना, डॉलर्स का जो हमने देखा पाकिस्तान में जो मार्केट्स रही, इसकी भी एक बड़ी वजह जो माशी माहिरीन है वो ये बताते रहे कि स्मगल किया जा रहा है, बहुत हद तक जो अफ़गानिस्तान जा रहा है। तो आप समझते हैं कि जब ये माशी और सिक्योरिटी के हवाले से इजलास होने जा रहा है तो इस हवाले से भी अभी एक वाज़ेह पॉलिसी आएगी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए? ये मेरा ख्याल है कि ये वही एक पैकेज होगा। इसमें देखिए, अफगानिस्तान में खुराक की फराहमी जो है वो बेहतर करने के लिए कई इकदाम हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से स्मगलिंग को रोकना और पाकिस्तान की जानब से ऐसे इकदाम की पहले भी जरूरत थी, लेकिन कुछ लोग जो है लालची अनासर वो ये स्मगलिंग से फायदा उठाते हैं और ये डॉलर की जो है अफगानिस्तान में स्मगलिंग से भी फायदा उठा रहे हैं। और इस सिलसिले में काफी तौर पर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन अभी तक ये इकदाम मौसर नहीं हो सके। तो इसके बारे में यकीनन हुकूमत को जो है वो कुछ इकदाम उठाने होंगे। इसमें टीटीपी के साथ कलअदम तंजीम के साथ जो मुज़ाकरात हुए और उन्हीं की वजह से जो है आज वो सूरत हाल का जो हमें सामना है, मुख्तलिफ जो कार्रवाइयाँ होती हैं पाकिस्तान में, चाहे वो सरहदी इलाकों में हों या फिर मरकज़ में भी हों, तो वही इसको ऑन भी करते हैं। हमने इस ज़िमन में देखा कि कलअदम जमातों के साथ रियासत का गो के एक हक़ भी है कि उनके साथ टेबल पर बैठ भी सकती है, मगर जरगों की सूरत में, उलमा के वफ़ की सूरत में बैठे, मुज़ाकरात हुए, मगर नतीजा खेज़ साबित नहीं हुए। आज जो इजलास होने जा रहा है जिसमें ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि फ़ैसले होंगे, आप समझते हैं कि अब कोई टेबल वाली बात नहीं होगी, अब एक उसूली फैसला होगा कि जो रियासत की रिट को चैलेंज करेगा उसके साथ आहनी हाथों से निपटा ही जाएगा? देखिए, टेबल की बात तो अभी भी हो सकती है और आना भी होती रहेगी। मुज़ाकरात का ऑप्शन जो है बंद नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो जो है दहशतगर्दी जो है वो अपनी सरगर्मियाँ मुअत्तल करें और ख़त्म करें। तो पाकिस्तान के साथ बैठकर अगर वो पाकिस्तान में पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं तो उसमें बातचीत हो सकती है, लेकिन एक तरफ दहशतगर्दी करें और एक तरफ मुज़ाकरात करें तो इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक, राइट। इसका मतलब है मोहसिन साहब, अफगानिस्तान की पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत है और ये काफ़ी अरसे से ज़ेर गौर भी है। बहरहाल अब इसको किस तरह से रिव्यू किया जाता है ये देखना होगा, लेकिन जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है इस पर आप क्या कहेंगे? क्या हमें अफ़हाम व तफ़हीम की ज़्यादा ज़रूरत पहले से ज़्यादा नहीं है आज? नहीं, वो तो देखें, अफ़हाम व तफ़हीम तो हमेशा से ज़रूरत होती है और इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम फरीक इस बात को समझें। अगर आप जब से पीटीआई की हुकूमत गई है और मुल्क में उन्होंने एक एहतजाज का तरीका शुरू किया हुआ है, तो ये भी कोई मुनासिब नहीं है और इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ते और ना उनकी मैशत चल सकती है। मोहसिन साहब, इसमें एक अहम मामला, जिस तरह आपने भी पिछले सवाल के जवाब में कहा कि जो टेबल की बात है वो रहती है, मगर हम बात किससे करेंगे? अफगान तालिबान सालिसी के किरदार के अदा करने की जब वो बात करते हैं तो ये आप भी जानते हैं कि बाढ़ को लेकर उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, टीटीपी भी वही है, उनके अमीर अल-मोमिनीन भी वही हैं जो टीटीपी के हैं, लिटरेचर वही है, कंटेंट वही है, सोच वही है। तो फिर ऐसी सूरत में किससे बात की जाएगी? क्या अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाएगा, OIC के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाएगा? सिफारती सतह के ऊपर हम इस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे?
करेंगे? देखिए, ये अफगानों के साथ हमारा ताल्लुक जो है काफी तवील है, और ये मुख्तलिफ सतह पे हमने अफगानिस्तान की हर तरीके से मदद की है। 80 से हम अफगानिस्तान की पे जो दूसरी जहरीत थी उसमें भी अफगानिस्तान के अवाम की हिमायत करते रहे, और उसके बाद भी जब तालिबान आए तो हमें इनका साथ देते रहे। और आप जानते हैं कि अफगान तालिबान का साथ देने पर अमेरिका की हमारे से नाराजगी भी रही, और पाकिस्तान पर इल्जामात भी लगते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी अफगान अवाम की मदद और हिमायत से हाथ नहीं खींचा। लेकिन इसका अफगान अवाम की भी जिम्मेदारी है कि जिस तरह पाकिस्तान ने उनकी हिमायत की थी, वो भी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान का साथ दे। अभी भी 50 लाख से ज्यादा अफगान महाजिन पाकिस्तान में मौजूद है, और इसके अलावा भी अफगान महाजिन के लिए आने के रास्ते खुले हैं और वो आते भी रहते हैं। तो ऐसे हालात में जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली एक दूसरे से मुंसलिक है, तो अफगानिस्तान को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को वो अतम काम का शिकार न होने दे। सही, बहुत शुक्रिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ फर्स्ट टीवी मौसी रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इत्तेहादी जमात MQM की नाराजगी दूर करने का मिशन बल्दियाती हल्का बंदियों के बारे में आज बिलावल हाउस में इजलास होगा। अयाज सादिक की सरबराही में वफ्द आज कराची पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को MQM के तहफ़्फ़ुज़ात से इत्तफाक नहीं है, जबकि MQM ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर न करने की सूरत में राहें जुदा करने की धमकी भी दे दी है। ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना हमारे साथ हैं। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से उनसे जानते हैं। राना कदीर, क्या तफसीलात आ रही हैं? देखिए जी, ये जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये मौक़िफ़ रहा है कि जो इंतखाबात है ये इनसे कबल जो है हल्का बंदियाँ की जाए, ताकि जो जिस तरह से काफ़ी जगहों पर तो कम लोग शामिल हैं उस UC में, या जो भी हल्के बनाए गए हैं उनके अंदर कहीं ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से ये हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं है। और इस हवाले से उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन में अदालत से भी रुजू किया है, और यही मामलात हैं जिस पर आज जो है बिलावल हाउस में जो है बातचीत होगी। और इसमें जो है MQM का कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं का वक्त जो है वो शामिल होगा। वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से जो है आज बात की है, और उनका ये कहना है कि ये आज जो है इजलास होगा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जो कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं, उनकी सदारत में, और दीगर इत्तेहादी भी उस इजलास में शरीक होंगे। ये तमाम के तमाम जो मामलात हैं MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्दियाती जो हल्का बंदियाँ हैं और उसके हवाले से, और वो सब चीज़ें जो है उन पर डिस्कशन होगी। और वज़ीर आला सिंध का ये कहना था कि MQM का जो मौक़िफ़ उन्होंने सुना है वो तमाम का तमाम इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिया है। इस हवाले से अदालत की जानिब से भी जो फैसला पहले आया था वो जो है कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल जो है वो हल्का बंदियाँ की जाए, वो ये चीज़ें भी हैं। ये तमाम चीज़ों में आज जो है इन मामलात पर जो है कोई अहम फैसला हो सकता है। ठीक, राना कदीर, कराची में नए मेयर की भी बाज़गश्त है, इस पर क्या इतलात है आपके पास? देखें, अभी देखें किसको मेयर, तो वैसे जो पीपल्स पार्टी और MQM का जो मामला हुआ है उसमें तो MQM को देने का वादा किया गया था। अब उसका किसका मेयर आता है ये अभी इस वक्त तो सरकारी जो डेडलॉक है राना कदीर, जो डेडलॉक है दोनों पार्टियों के दरमियान, उस पर कुछ पेशरफ्त का इम्कान है आज की मुलाकात के बाद? बिल्कुल, मुज़ाकरात ही वो वाहिद हल हैं जिनसे तमाम मामलात हल हो सकते हैं। और एक क्योंकि बीच में अच्छी रिलेशनशिप कायम होने जा रही थी, बीच में बयानबाजी भी हुई वसीम अख्तर और शर्जील इनाम मेमन की जानिब से, बड़े सख्त जुमले इस्तेमाल किए गए। वसीम अख्तर ने जो स्ट्रीट क्राइम्स बढ़े थे उस पर जो है सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। फिर जवाब में शर्जील मेमन ने भी जो है उसका जवाब दिया था, तो थोड़ा सा गर्मा गर्मी पैदा जरूर हुई थी, लेकिन जो मुज़ाकरात हैं इसका सिलसिला जारी है। और जो
ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ وہ اب ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ کراچی اور پورے سندھ کے جو مسائل ہیں وہ بہتر طریقے سے حل ہو سکیں. اور آج جو بات چیت ہوگی اجلاس میں تمام اتحادی جو وفاقی حکومت میں شامل ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. تو ٹھیک، بہت شکریہ رانا قدیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آج وفاق اور پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کرے گی. ایم کیو ایم نے پھر بھی کہہ دیا کہ اگر ان کے تحفظات دور نہ کیے گئے تو وہ علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں. اور گورنر سندھ کی نام لیے بغیر تحریک انصاف پر تنقید. لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ سال ایک سیاسی جماعت نے پورے پاکستان کو پریشان کر کے رکھا. روشنیوں کے شہر کو مجرموں کا شہر نہیں بننے دیں گے. بہت اختیار ہے میرے پاس، اختیارات کا رونا بند ہونا چاہیے. ان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی کا تعلیمی نظام ختم ہو گیا ہے، ہمیں مل کر سب مسائل حل کرنے ہیں. ایک سیاسی جماعت نے پورے پاکستان کو پریشان کر کے رکھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ 2023 پاکستان کے اندر معاشی استحکام بھی لائے گا، سیاسی استحکام بھی لائے گا، اور سب اپنی اپنی جگہ مجھے لگتا ہے کہ انسان بن کر اس پاکستان کی خدمت کریں گے. دیکھیں، یہ بات سچ ہے کہ روشنیوں کا شہر مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے، اور ہم اسے مجرموں کا شہر نہیں بننے دیں گے. بہت سارے مسائل ہیں لیکن حل بھی موجود ہے. میں نے جب یہ منصب سنبھالا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے. میں کہتا ہوں بہت اختیار ہے، اور یہ اختیارات نہ ہونے کا رونا بھی بند ہونا چاہیے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ کسی منصب پر بٹھاتا ہے تو آپ کا اختیار سے زیادہ کردار اس بات پر ہونا چاہیے کہ آپ نے جس منصب پر بیٹھ کر اوتھ لیا ہے اس کے ساتھ انصاف کر سکیں. گورنر سندھ کا کامران ڈسوری کی جانب سے لاہور میں میڈیا نمائندگان کے اعزاز میں عشائیہ. گورنر سندھ صحافیوں میں گھل مل گئے. لاہور کے مشہور ٹیمپو روڈ پر گورنر سندھ کامران ڈسوری کی جانب سے میڈیا نمائندگان کے لیے ناشتے کا اہتمام کیا گیا. گورنر سندھ نے صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا. گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ سال کا آغاز داتا کی نگری میں کیا. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ سیاسی، معاشی اور سماجی استحکام ہی قومی سلامتی ہے. امید ہے آج معیشت، سماجی استحکام اور سیاسی امور سے متعلق فیصلہ ہو جائے گا. مسائل کا واحد حل انتخابات ہیں، ورنہ ڈیفالٹ دروازے پر ہے. خبردار بھی کر دیا. اراکین کو 87 ارب روپے ترقیاتی کاموں کے لیے دے دی گئے ہیں. بلاول بھٹو کے دوروں پر 2 ارب روپے لگا دیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف معاشی بحران کا اعتراف کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کا عمران خان پر ہر ناکام حملہ ان کے گلے پڑ رہا ہے. 15 جنوری کو ایم کیو ایم کا بھی پتہ چل جائے گا. مسائل کا حل صرف انتخابات ہیں، ورنہ ڈیفالٹ دروازے پر ہے. جاوید لطیف نے پھر کپتان کو لفظی توپوں کے نشانے پر رکھ لیا. کہتے ہیں کہ ترقی کرتے پاکستان کو کس نے اس نہج پر پہنچایا. عمران خان کی خواہش ہے کہ آئین و قانون کی خلاف ورزی کر کے انہیں اقتدار میں لایا جائے. پی ٹی آئی نے نواز شریف سمیت مسلم لیگ کو انتقام کا نشانہ بنایا. ملک سے کھلواڑ کرنے والوں کو سزا ملے تو ملک آگے بڑھے گا. ملک کی معیشت تباہ کرنے والے قومی مجرم ہیں. جب آپ 2017 سے موازنہ کریں گے تو پھر وہ کردار بے نقاب ہوں گے جن کے خواہشات اور جن کے انتقام کی اندھی خواہش نے پاکستان کو اس نہج تک پہنچا دیا. جو رول قاسم سوری نے عمران خان کی خواہش پر عارف علوی نے انہوں نے ادا کیا تھا، ان پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے آئین توڑا. پھر اور کچھ پنجاب اسمبلی کی بات کریں تو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے کی خبروں کی تردید کر دی ہے. عمران خان جب کہیں گے اسمبلیاں توڑ دیں گے. سبطین خان کہتے ہیں اسمبلیاں ضرور توڑیں گے. جو آئینی اور قانونی پیچیدگیاں ہیں ان کو حل کر کے ہی یہ توڑیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، ہمارے ایم پی ایس کو کوئی چھپانا چاہتا ہے تب بھی نہیں چھپیں گے. سبطین خان نے کہا کہ ہمارے ایم پی ایس کو اگر کوئی چھپانا چاہتا ہے تو وہ تب بھی نہیں چھپیں گے. حنیف قمر بیورو چیف ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات اس حوالے سے جانتے ہیں. حنیف، کیا خبریں؟ آج پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ کی افتتاحی تقریب ہے جو چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ کریں گے، اور اسی تقریب میں شرکت کے لیے سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی وہ پہنچے ہیں. اس موقع پر انہوں نے گفتگو کی ہے میڈیا سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے
کہ پنجاب اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی باتیں جو ہے یہ افواہیں ہیں. ہر صورت پنجاب اسمبلی کو تحلیل کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے جو قانونی معاملات ہیں وہ مکمل کیے جائیں گے اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی. یہ قانونی ایک معاملات سوال- کیا ہیں حنیف قمر، ذرا بتائیے گا، کچھ وضاحت اس کی انہوں نے کی ہے اور کب تک اس کو حل کریں گے وہ؟ قانونی معاملات وہی ہیں جو لاہور ہائی کورٹ میں ڈیکلریشن دیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، اور یہ کہا ہے کہ اسپیکر جو وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی ہیں ان کو ہائی کورٹ نے اسی شرط پہ بحال کیا تھا کہ اگر وہ لکھ کر دیں کہ اسمبلی تحریر نہیں کریں گے تو ان کو بحال کیا جائے گا. تو انہوں نے لکھ کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بحال کیا تھا، اور نیکسٹ جو ہے 11 جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے اس تاریخ کیس کی سماعت کے لیے. وہ جو کیس گورنر پنجاب نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا وزیر اعلیٰ کو اس کیس میں، تو یہی قانونی معاملہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق اور وہاں جمع کرائے گئے ڈیکلریشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اور چودھری پرویز الہی اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے جب تک کہ کورٹ کا آرڈر انڈو نہیں ہو جاتا. 11 جنوری کو جب سماعت ہوگی اور پھر اس کے بعد کورٹ کا کیا نئے احکامات آتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا. تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو انڈر ٹیکنگ انہوں نے جو دی ہے وہ صرف 11 جنوری تک کے لیے دی ہے کہ 11 جنوری تک وہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، اس کے بعد یہ انڈر ٹیکنگ ویلڈ نہیں ہوگی. تاہم یہ سارا فیصلہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے بعد ہی ہو سکے گا کہ قانونی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب 11 جنوری کے بعد بھی اسمبلی تحلیل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے یا نہیں. لیکن اس سے پہلے انہیں اعتماد کا ووٹ بھی لینا ہوگا پنجاب اسمبلی سے، اور اس اعتماد کے ووٹ کے لیے تحریک انصاف اور چودھری پرویز الہی مسلسل کوشاں ہیں. ان کے جو ممبر ہیں 186 کی جو تعداد ہے وہ پوری رہے اور ان میں سے کوئی بھی غائب نہ ہو. لیکن اس سلسلے میں ابھی تک ایک چیلنج کے طور پر یہ مارکا انہیں درپیش ہے. اگرچہ آج بھی سلطان خان نے کہا کہ ان کے تمام ایم پی ایز متحد ہیں اور کوئی بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اتنی آسان بات ہو تو اب تک تحریک انصاف اور چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے چکے ہوتے. بہت شکریہ حنیف قمر، بیورو چیف ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے. یہاں وقت ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے شہر اقتدار میں جلد از جلد بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے کمر کس لی ہے. بھرپور تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات جلد از جلد کرانے کا فیصلہ کر لیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات جلد از جلد کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے لیے تیاریاں بھی تیز کر دی گئی ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پولنگ کے لیے 10 جنوری کی تاریخ زیر غور ہے. حتمی تاریخ کا تعین چیف الیکشن کمشنر دیگر ممبران کی مشاورت سے کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کے مطابق 31 دسمبر کو ہی کرانے کا حکم دیا تھا. عدالت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی درخواستوں پر مختصر تحریری فیصلہ جاری کیا. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا معاملہ ہے. جماعت اسلامی کی پھر عدالت کے در پر دستک دینے کی تیاری. جماعت اسلامی کی جانب سے آج توہین عدالت کی درخواست دائر کیے جانے کا امکان ہے. آپ کو آگاہ کرتے چلیں اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر جماعت اسلامی نے پھر سے عدالت سے رجوع کرنے کی تیاری کر لی ہے. جماعت اسلامی کی جانب سے آج توہین عدالت کی درخواست دائر کیے جانے کا امکان ہے. سندھ ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے نامکمل کورم اور اقدامات کی قانونی حیثیت کے کیس میں لارج بینچ کی تشکیل کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کی درخواست کی سماعت ہوئی. 2 رکنی بینچ نے لارج بینچ کی تشکیل کا معاملہ چیف جسٹس ان ہائی کورٹ کو بھیج دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ عدالت کی جانب سے پوری سماعت کی درخواست پر فریقین کو 9 جنوری کے لیے نوٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں. وکیل ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم نے الیکشن رولز نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا ہے. سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ درخواست گزار نے الیکشن شیڈول کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا ہے. وکیل درخواست گزار نے کہا کہ 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن ہے، فوری درخواست کی سماعت کی جائے. اگر موجودہ رولز کے تحت بلدیاتی الیکشن کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے متنازع ٹویٹ کیس میں پی ٹی آئی رہنما اور سینیٹر اعظم سواتی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی. اعظم سواتی ضمانت بعد از گرفتاری کا فیصلہ آج دن 1 بجے سنایا جائے گا.
दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश न हुए, जबकि आजम सवाती के वकील बाबर अवान पेश हुए, जिन्होंने अदालत से इजाज़त ली कि आजम सवाती के बेटे अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं। इजाज़त मिलने के बाद आजम सवाती के साहिबजादे ने अदालत को बताया कि मेरे वालिद ने एक ख़त लिखा था, अदालत की इजाज़त से ख़त पढ़ना चाहता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ख़त अदालत के सामने मौजूद है, इस मामले को हमेशा के लिए तय करना चाहते हैं, इस पर लार्जर बेंच तश्कील देंगे। मज़ीद तफसीलात समाअत की खुरम मलिक से जानते हैं। खुरम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल ही मुतनाज़ा केस में आजम सवाती की दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की है। आजम सवाती के वकील डॉक्टर बाबर अवान, शिबली सेंटर फराज और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अदालत में पेश हुए। आजम सवाती केस की समाअत में स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश ना हो सके, जबकि सरकार की तरफ से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई है। आजम सवाती का बेटा भी रोस्टर पर आया, जिसमें आजम सवाती के बेटे ने आजम सवाती के खत का मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा, जिस पर आजम सवाती के बेटे ने आजम सवाती के खत के मुदर्रिजात को तस्लीम किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस किस्म की अदालत में अमूमी तौर पर नहीं देखे जाते, जिस पर वकील आजम सवाती बाबर अवान ने कहा कि अदालत आज इस मामले को देख ले, जबकि अदालत ने यह भी कहा कि आज ही लार्जर बेंच की तश्कील मुमकिन नहीं है। बाबर अवान ने कहा कि आजम सवाती के बेटे से मैंने दरख्वास्त की है कि वो ये खत वापस ले ले, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे खतूत पहले भी मौसूल होते रहे, जब से वक्त आ गया कि पॉलिसी तय कर ली जाए। आजम सवाती के बेटे ने अदालत में लिखा कि खत वापस ले लिया, जबकि बाबर अवान ने आजम सवाती की दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल दिए। बैरिस्टर ठीक, बहुत शुक्रिया खुरम तफसीलात देने के लिए। सिंध हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई और गिरफ्तारी से रोक दिया है। सिंध हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शहबाज गिल की कौमी इदारों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने से मुतल्लिक़ समाअत हुई। कौमी इदारों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर कराची के मुख्तलिफ थानों पर केस दाखिल किए गए, जिसमें रिजविया, ब्रिगेड और सरजानी थाना शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील अनवर मंसूर खान का कहना है कि एक जुर्म मुख्तलिफ थानों पर केस दाखिल नहीं हो सकते हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन ने 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की थी। बलूचिस्तान वज़ीर आला के मावरीन ख़ुसूसी की तकर्रियों के कानून से मुताल्लिक़ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट की फ़ैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफ़सार किया कि क्या केस मौजूदा बलूचिस्तान हुकूमत से मुताल्लिक़ है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि केस तो साबका हुकूमत का था, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कानून ही ख़त्म कर दिया। इसी नौयत के केस में सुप्रीम कोर्ट पहले भी सिंध से मुताल्लिक़ फ़ैसला दे चुकी है। हाई कोर्ट ने फ़ैसले से पहले नोटिस जारी नहीं किया। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा कि कानून ही ख़त्म कर दिया गया तो मुअत्तल क्या करें। फ़ैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर रहे हैं। अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए और केस की मज़ीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वज़ीर आला के मावरीन ख़ुसूसी से मुताल्लिक़ एक्ट 2018 को कलअदम करार दे दिया था। बलूचिस्तान हुकूमत ने हाई कोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। आपको बताएं कि हलीम आदल शेख ने सिक्योरिटी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। हलीम आदल की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हुकूमत सिंध ने मेरी सिक्योरिटी वापस ले ली है। उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया है कि मेरे खिलाफ जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं। दरख्वास्त के मतन में मज़ीद कहा गया है कि मुझे दौरान हिरासत भी मारने की कोशिश की गई है। मेरे घर पर भी छापे मारे गए हैं। बहैसियत अपोजिशन लीडर सिक्योरिटी मेरा इस्तेक़ाक़ है। मेरी जान को ख़तरा है, इसलिए सिक्योरिटी फ़राहम की जाए। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। पंजाब और सिंध में ज़मीन से आसमान तक धरती धुआं धुआं दिखाई देती है। बेशतर मकामात पर मोटरवेज बंद है। कौमी शहराओं पर हद निगाह मुतासिर है। मलका कोहसार, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा हो गया, जबकि पहाड़ों के मकीन घरों में मुकीद होकर रह गए हैं। गैस और बिजली न होने के बायस मुश्किलात हैं। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध अंधाधुंध, कौमी शाहराहों पर हद निगाह सिफर, रस्ते गुम, निजाम जिंदगी मुकम्मल मफलूज होकर रह गई। मोटरवे कई मकामात पर बंद होने से मुसाफिर रुक गए। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध की चादर तनी रही। बेशतर मकामात पर मोटरवेज को बंद किया गया है। पंजाब में पिंडी भटियां फैसलाबाद मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक, मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक बंद की गई।
सखर मुल्तान मोटरवे M5 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 धुंध के सबब मुकम्मल बंद कर दी गई। दूसरी जानिब बर्फबारी के बाद मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी ने खून जमा दिया। स्टोर में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू -8 और हुंजा में -6 डिग्री रहा। कलात में भी -6 और क्वेटा में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उधर पेशावर में दर्जा हरारत 0, लाहौर में 8 और कराची में कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सवात के सियाती मकाम कालाम में बर्फबारी के बाद वादी के मनासिर हसीन हो गए हैं। सयाहों ने दिलफरेब नज़ारों को आंखों में कैद करने के लिए दिलकश वादियों का रुख कर लिया है। वक़ार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। स्वात के सयाहती मकाम कालाम में बर्फबारी के बाद वादी की हुस्न में मजीद इजाफा हो गया। बर्फ के हसीन नज़ारों को देखने के लिए मुल्क भर से सयाह कालाम पहुँच गए। मौसम तो बहुत ठंडा है, खूबसूरती तो बहुत ज़्यादा है। नॉर्दर्न एरियाज़ लोग आते ही खूबसूरती के लिए हैं, तो ऑफ कोर्स हम भी इसीलिए आए हैं कि एंजॉय करें, बच्चे भी देखें कि स्नो कहाँ कहाँ है, किस तरह से हम लोग इसमें एंजॉय कर सकते हैं और इस वेदर को हम कैसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं जितनी ठंड है। कराची से आई हूँ, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है, मैंने कलाम में विज़िट किया है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, और स्नो की से खेलने में भी बहुत मज़ा आ रहा है हमें। सैलाब के बाद कालाम में मामूलाती ज़िंदगी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल होने पर सयाहों ने भी खुशी का इजहार कर दिया। मेरा नाम वजिया है और मैं कराची से आई हूँ और कलाम में बहुत मज़ा आ रहा है, हर तरफ बर्फ़ है। कालाम में आए हुए सयाहों ने बर्फ़ में खूब हल्ला गुल्ला किया और बर्फ़ से खूब लुत्फ़ उठाया। कैमरामैन साजिद खान के साथ वक़ार अहमद सवाती, सच टीवी, स्वात। कराची वालों होशियार बाश, सर्दी मजीद बढ़ने को है तैयार। कल से शहर कायद में सर्द हवाएं चलेंगी। कराची में कल से शिमाल से तेज़ खुश्क और सर्द हवाएं मौसम को यख बस्ता करेंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि कराची में रवां हफ्ते दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। उन्होंने कहा है कि मगरबी हवाओं का सिस्टम बलोचिस्तान से निकल चुका है। सर्दी की लहर ने मुल्क के बेशतर हिस्सों को लपेट में ले रखा है। यहाँ वक्त हुए ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ आपको बताएं कि बच्चों की मौजें हो गई ख़त्म। सिंध में मौसम सरमा की छुट्टियाँ पूरी हो गईं। बच्चे बस्ते संभाले स्कूलों को पहुँचने लगे। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ भी खुल गईं। सिंध में मौसम सरमा की छुट्टियाँ ख़त्म। घंटी बज गई टन टन टन। बच्चे गर्मा गर्म लिहाफों से निकलकर बस्ते, कॉपी, पेंसिल संभाले स्कूल पहुंच गए। सिंध में 10 दिन आराम के बाद तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। सूबे के तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां 21 से 31 दिसंबर तक थी। उधर पंजाब में स्मोक के बायस स्कूल 9 जनवरी से खुलेंगे, जबकि इस्लामाबाद में निजी स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां भी खुल गई, जबकि सर्द इलाकों में मौसम सरमा की तातुलात 1 जनवरी से 15 फरवरी तक हैं। दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं कि गैस प्रेशर में कमी के बायस खैबर पख्तूनख्वा में 1 माह के लिए CNG स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। शदीद सर्दी के बायस गैस लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने और शहरियों की मुश्किलात दूर करने के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से भी इक़दाम किए गए हैं। आपको बताते चलें, नवाबशाह में सस्ते आटे का हसूल मुश्किल हो गया है। शहरी कहते हैं कि घंटों घंटों कतारों में लगकर भी आटा नहीं मिलता। शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ आसिफ रज़ा से। आसिफ, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाबशाह के स्टेशन रोड पर, जहाँ पर सस्ते आटे का स्टॉल तो लगाया गया। अब यहाँ पर स्टॉल जो लगाया गया इस पर जो है गरीब आवाम को सस्ता आटा मुयसर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये तो यही बताएंगे। और यहाँ पर जो सूरत हाल है उनसे जानते हैं। जी क्या कहेंगे आटे के हवाले से, कब से आप आ रहे हैं और कितने 3 हफ्ते से हम लोग जैसे आ रहे हैं, हमें जो लेन में लगा देते हैं, जैसे हम लेन में इनके पास करीब आते हैं तो हमें जो आटा बोलते हैं ख़त्म हो गया। अब हम गरीब आदमी क्या करें? इनके पास जैसे 60 कट्टे आते हैं, जैसे 40 कट्टे यहाँ तकसीम करते हैं, 20 कट्टे जो अपने अजीज़ों को अपनों को दे देते हैं। ये मनपसंद अफराद को भी आटा दिया जा रहा है, जो लंबी कतारों में लगते हैं उनको आटा मुयसर नहीं आ रहा। और इस तरफ कैमरामैन दिखा सकता है, इधर जो जेंट्स हैं उनकी भी लंबी कतार मौजूद है। इनकी जो है यही अपील है कि जो आटे स्टॉल लगाए गए हैं वो उन पर जो आटा जो है अवेल किया जाए, ताकि इतनी दूर से आए हुए जो शहरी हैं, गरीब अवाम है, उनको आटा मिल सके। जी आसिफ, बहुत शुक्रिया। कोरोना का खतरा टला नहीं। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में बदसूर इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। उधर चीन में कोरोना के वार बढ़ने से यूरोपीय ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई है।
कोरोना के वार होने लगे खतरनाक। NIH की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3062 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 12 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.39% रही है। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 11 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। उधर चीन में कोरोना के वार बढ़ गए, मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। अस्पताल मुतासरा मरीजों से भर गए, जिनमें ज्यादातर मोमर अफराद हैं। कई शहरों की फार्मेसीज में बुखार की अद्वियात खत्म हो चुकी हैं। चीन में कोरोना केसेस बढ़ने पर मुख्तलिफ ममालिक तशवीश में मुब्तला हो गए। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए मनफी कोरोना टेस्ट दिखाने की शरह आयद कर दी। 5 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा आने वाले चीन के मुसाफिरों को कोरोना के मनफी टेस्ट लाजमी दिखाने होंगे। इससे कबल अमरीका, बरतानिया, फ्रांस समेत कई ममालिक भी इस तरह की पाबंदियां आयद कर चुके हैं। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच।